Dear students, myself Ramesh Kumar, Assistant Professor in Chemistry, Government Lawyer College. आज का जो टॉपिक है वो है रोल ऑफ मेटल आयंस इन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस और इस टॉपिक के अंतर्गत हम जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होती हैं उनकी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो प्रोसेस डिस्कस करने वाले हैं वो है सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप में सोडियम केटायन और पोटेशियम केटायन का ट्रांसपोर्टेशन होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि सोडियम पोटेशियम आयन है वो जनरली इसी फॉर्मेट में या इसी फॉर्म में सेल मेम्ब्रेन के आर पार नहीं जा सकते। तो इस प्रोसेस को फिजिबल बनाने के लिए केटेंस नाम के कंटेनर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इन आयंस का एनकैप्सुलेशन करते हैं, एनक्लोज कर लेते हैं और उसके बाद इनका ट्रांसपोर्टेशन वो फिजिबल इजीली हो जाता है। कंसंट्रेशन की बात करें तो सेल के भीतर पोटेशियम आयन है वो हायर कंसंट्रेशन में पाया जाता है और सोडियम आयन है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का मेजर कैटायन है। इसकी कंसंट्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में अधिक होती है कंपैरेटिवली पोटेशियम आयन की। तो इनकी कंसंट्रेशन की बात करें तो सोडियम आयन इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में काफ़ी कम मात्रा में पाया जाता है, कम कंसंट्रेशन में पाया जाता है 5 से 15 मिलीमोलर, जबकि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम आयन 100 to 140 मिलीमोलर पाया जाता है। अब बात करें पोटेशियम आयन की साइटोसोल में तो पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन है वो 100 to 140 मिलीमोलर होती है, जबकि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ये बहुत कम कंसंट्रेशन में पाया जाता है 5 से 15 मिलीमोलर। ये आयन जो बहुत सी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं उनमें मस्ट रिक्वायर्ड होते हैं। इन फिजियोलॉजिकल फंक्शंस की बात करें तो जो नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन है उसमें सोडियम पोटेशियम आयन है वो मस्ट रिक्वायर्ड होते हैं। इसके अलावा जो अमीनो एसिड्स हैं, शुगर्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी ये हेल्प करते हैं। साथ ही साथ जो सेल का वॉल्यूम है और सेल की जो आकृति है, शेप है, उसको भी मेंटेन करने का काम करते हैं और पोटेशियम आयन की जो हायर कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड होती है वो ग्लाइकोलाइसिस और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जरूरी होती है। अब बात करते हैं कि सोडियम पोटेशियम पंप है वो काम कैसे करता है। तो ये एक सिंपल सा डायग्राम है जिसमें बताया गया है कि सोडियम और पोटेशियम आयन का जो सेल के आर पार जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। सेल में लिपिड बाइलेयर पाई जाती है और कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बसे हुए होते हैं बाइलेयर में। तो सबसे पहले जो सोडियम आयन है, 3 सोडियम आयन वो इस प्रोटीन की बाइंडिंग साइट पर बाइंड होते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में छोड़े जाते हैं और इस प्रोसेस के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जो कि एटीपी के द्वारा प्रदान की जाती है। दूसरी स्टेप में या दूसरे स्टेप में 2 पोटेशियम आयन जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पाए जाते हैं वो प्रोटीन की बाइंडिंग साइट पर बाइंड होते हैं और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में छोड़े जाते हैं। चूंकि आयंस का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर हो रहा है, तो ये एक पैसिव ट्रांसपोर्टेशन न होकर एक एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होता है जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। और एनर्जी की बात करें तो एनर्जी अपने को यहाँ पर देखें तो एटीपी यहाँ एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। एनर्जी कंजम्पशन की बात करें तो जो नॉर्मल सेल्स हैं उनमें जो टोटल मेटाबॉलिक एनर्जी होती है उसकी लगभग 20 to 40% ये जो आयन इंग्रेडिएंट्स हैं इनके जो ट्रांसपोर्टेशन में, मेंटेनेंस में काम में आती है। और जब बात करें न्यूरल टिश्यूज की, अंदर सेल्स की, तो वहाँ पे ये कंजप्शन 70% तक बढ़ जाता है। इस प्रोसेस के लिए जो प्रोटीन जो
काम में आता है। जनरली इसको अपन सोडियम पोटेशियम एटीपेज और सोडियम पोटेशियम पंप के नाम से जानते हैं। हमने बात की कि इस प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन है आयंस का, वो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन की ओर हो रहा है। तो इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होने के कारण इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट या एक्टिव पंप के नाम से जानते हैं। बात करते हैं वर्किंग की। तो सोडियम पोटेशियम एटीपेज है, उसकी दो सब यूनिट्स होती हैं, अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा होती हैं, और इसमें अल्फा जो सब यूनिट है वो साइटोप्लाज्मिक एंड की तरफ होती है, जबकि एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन में बीटा सब यूनिट पाई जाती है। एटीपेज एंजाइम सबसे पहले सोडियम आयन को बाइंड करता है, और एटीपी है वो ब्रेक होता है एडीपी प्लस फॉस्फेट ग्रुप में, और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अब बात करें टोटल जो रिएक्शन है, उससे पहले अपन बात करते हैं कि इस प्रकार का जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें अपन ने देखा है कि जो 3 सोडियम आयन है वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाते हैं, जबकि पोटेशियम केवल 2 पोटेशियम आयन ही एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रासेलुलर फ्लूइड में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो ये प्रोसेस है वो इलेक्ट्रोजेनिक प्रोसेस है, क्योंकि चार्ज है वो बैलेंस नहीं हो रहा। आउटर साइड में चार्ज है वो अधिक जा रहा है, जबकि इंट्रासेलुलर फ्लूइड में जो इनसाइड जो चार्ज आ रहा है वो केवल 2 यूनिट आ रहा है, जबकि बाहर 3 यूनिट जा रहा है। तो इस प्रकार का जो प्रोसेस है वो इलेक्ट्रोजेनिक प्रोसेस होता है। टोटल रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे देखिए एटीपी प्लस H2O, 3 सोडियम आयन जो इनसाइड है और 2 पोटेशियम आयन जो आउटसाइड है। रिएक्शन के बाद हम देखते हैं कि एटीपी है वो एडीपी प्लस फॉस्फेट ग्रुप में ब्रेक हो जाता है, और जो 3 सोडियम आयन इनसाइड थे, अब वो 3 सोडियम आयन आउटसाइड ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, और 2 पोटेशियम आयन जो आउटसाइड थे वो इनसाइड ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। इस प्रोसेस में एटीपेज एंजाइम के रोल की बात करें तो एटीपेज एंजाइम है वो 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, E1 एंड E2। यहाँ पे देखिए डायग्राम में ये E1 फॉर्म है एटीपेज की। यहाँ साइटोसोल में सोडियम कैटायन है, ये बाइंडिंग साइट है, तो ये 3 सोडियम कैटायन यहाँ बाइंड होते हैं, और इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो एटीपी से मिलती है। और थर्ड स्टेप में 3 सोडियम आयन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में रिलीज कर दिए जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है सोडियम कैटायन के ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, इसमें फॉस्फेट ग्रुप है वो E1 के साथ बाइंड होता है, ठीक है, एटीपेज एंजाइम के साथ बाइंड होता है, तो इसको फास्फोरिलेट रिलेशन भी कहते हैं। ये एक फास्फोरिलेटेड प्रोसेस होता है, और ये प्रोसेस जनरली मैग्नीशियम 2 प्लस कैटायन की प्रेजेंस में कंप्लीट होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि इस प्रोसेस के लिए मैग्नीशियम 2 प्लस आयन मस्ट रिक्वायर्ड है, इसकी प्रेजेंस है वो रिक्वायर्ड होती है। यहाँ पे हम E1 और E2 की बात करें तो E1 फॉर्म वो सोडियम आयन को ट्रांसपोर्ट करने के बाद में E2 फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। E1 की जो एफिनिटी थी वो सोडियम आयन के प्रति बहुत ज़्यादा है, जबकि E2 की बात करें तो E2 की जो एफिनिटी है वो सोडियम आयन से काफ़ी कम है, पोटेशियम आयन के साथ बहुत ज़्यादा है। तो अब ये जो E2 है वो सोडियम आयन की जगह पोटेशियम आयन को बाइंड करता है, और जो पोटेशियम आयन को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से बाइंड करता है, और उसके बाद में इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में ये रिलीज करता है। तो इसमें
ये जो प्रोसेस है पूरा, इसमें E1 और E2 फॉर्म काम में आते हैं। E2 फॉर्म पोटेशियम आयन के ट्रांसपोर्टेशन में काम में आता है, जबकि E1 फॉर्म है वो सोडियम आयन के ट्रांसपोर्टेशन में काम में आता है। अब बात करते हैं कि सोडियम पोटेशियम जो एटीपेज है, उसकी जो E2P जो स्टेट है, E2P ये वाली जो स्टेट है, वो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के द्वारा बाइंड की जाती है। और इसका जो E2P का जो E2P प्रोसेस का ट्रांजिशन स्टेट है, वहाँ पे कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स इसको बाइंड करते हैं। बाइंड करने का मतलब है इस प्रोसेस को स्टेबल कर देते हैं, ये आगे प्रोसीड हो ही नहीं पाती। इसको जनरली अपन कहें तो E2P कार्डियक ग्लाइकोसाइड कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। तो जब ये प्रोसेस इनहिबिट हो जाती है, तब इसके जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी डिस्ट्रक्टिव होते हैं, खतरनाक होते हैं। इस सिचुएशन में सोडियम कैटायन है वो अकुमुलेट हो जाता है इनसाइड सेल, और जब सोडियम आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वहाँ पे ये एंडोस्मोसिस को एनकरेज करता है। एंडोस्मोसिस की प्रोसेस को एनहेंस करता है, जिससे कि सेल का जो अंदर का जो वॉल्यूम है वो बढ़ता चला जाता है, और बढ़ने के कारण स्वेलिंग होती है, और बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण सेल ब्रस्ट भी हो जाती है, फट जाती है। इसके साथ ही जो ब्लड वेसल्स होती है, उनकी जो डायमीटर है या उनकी जो नैरोइंग की बात करें, ये संकुचित हो जाती है। ब्लड वेसल्स है वो संकुचित हो जाती है, और इस संकुचन के कारण हाइपरटेंशन की स्थिति है वो बन जाती है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।